नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज हम बात करेंगे धमाकों के जरिए दहशत फैलाने वाले ऐसे लोगों के बारे में जिनकी मंशा क्या है, याद समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल जयपुर कलेक्टर ऑफिस को बम धमाकों से उड़ाने की धमकी जयपुर कलेक्टर के ऑफिशियल ईमेल पर भेजकर अज्ञात आरोपी ने हड़कंप मचा दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी धमकी के ईमेल को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया। ईमेल में सीवियर ऑक्सीडाइज आईडी बेस्ट पाइप बम से धमाकों की धमकी देते हुए दोपहर 3:30 बजे तक ऑफिस को खाली करने की चुनौती अधिकारियों को दे दी गई। ईमेल में तमिलनाडु के यूट्यूबर सुवक्कू शंकर से दुर्व्यवहार और 2G घोटाला केस में सादिक बलवा की कस्टोडियल डेथ की याद दिलाई गई। साथ ही बिलाल और रियाज नाम के दो शख्स का जिक्र कर इशारा दिया कि आगे क्या करना है उन्हें अच्छे से पता है। इस पूरे मामले में जयपुर कलेक्टर ऑफिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि धमकी भरा ये ईमेल सुबह 7:58 पर जयपुर कलेक्टर के ईमेल पर आ गया था, लेकिन दोपहर तक ईमेल को चेक ही नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक दोपहर में ईमेल की जानकारी लगते ही खलबली मच गई और पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। फिर तमाम सुरक्षा एजेंसियां, एटीएस, पुलिस, डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल यूनिट ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की बारीकी से जांच की। बम या विस्फोट सामग्री तो नहीं मिली और इसके बाद फिलहाल राहत की सांस टीम ने जरूर ली। धमकी भरे इस ईमेल में दक्षिण भारत की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में बम को डिफ्यूज सिस्टम डेवलप करने और अन्य सामग्री के स्थानीय माध्यमों से जुटाने की बात भी कही गई। जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी, 181 लोग घायल हो गए थे और इसके बाद भी कई बार जयपुर में एयरपोर्ट, मॉल, स्कूल, होटल, इन सभी जगहों पर बम धमाकों की धमकियां मिल चुकी हैं और साजिशों का पर्दाफाश भी हुआ। मार्च 2022 का याद होगा, राजस्थान पुलिस ने निम्बाहेड़ा से 3 आतंकियों को मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर की एक कार से 12 किलो आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार कर जयपुर में फिर से सीरियल बम ब्लास्ट का साजिश विफल कर दी थी। इस मामले में हाल ही में एनआईए ने मध्य प्रदेश के रतलाम से आतंकी फिरोज सब्जीवाला को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर 14 दिन के रिमांड पर लिया है। एनआईए उसे प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाने की तैयारी भी कर रही है, लेकिन इस सब के पीछे की मंशा क्या है, क्या इसके पीछे का कनेक्शन है, गुलाबी नगरी आखिर कितनी सेफ है, बार बार बम धमाकों की धमकी क्यों मिल रही है, ईमेल के जरिए थ्रेट के क्या मायने हैं, यह आतंकी हरकत है या किसी की शरारत है, आखिर क्या जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर यह सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके हम इस कार्यक्रम के अंदर जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा कुछ बयान है वो आपको दिखाते हैं। सर, क्या थ्रेट मिला है और अभी क्या मिल पाया? देखिए, बॉम्ब थ्रेट है। आपने पहले भी ये इन्फॉर्मेशन देखी होंगी कि बॉम्ब मेल के द्वारा बॉम्ब थ्रेट भेजा जाता है। उस तरह का एक मेल रिसीव किया गया है। उस मेल को हम ट्रैक कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस पूरे कैंपस को सैनिटाइज करने के लिए बीडीएस टीम्स को हमने बुलाया है। वो टीम यहाँ पर अपने सैनिटाइजेशन के वर्क में लग गए हैं। तब तक के लिए हमने कैंपस को खाली कराया है। क्या कुछ पहचान हो पाई है सर? देखिए, पहचान हो जाएगी। थोड़ी देर पहले ही मेल के बारे में जानकारी मिली है, उसको पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद है जल्दी पता लगा लिया जाएगा। अभी कोई ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं मिला? नहीं, अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला हुआ है। हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमारी जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। अगर कुछ संदिग्ध मिलेगा तो उससे सूचित करेंगे आप। तो राजधानी में बार बार धमकी भरे ईमेल आना, कॉल आना, इसके पीछे की क्या साजिश है, इसके पीछे की क्या कोई बड़ी प्लानिंग है, इसको डिकोड करना बड़ा जरूरी है। और इस तरीके की धमकियों को कितना गंभीरता के साथ लेना चाहिए और क्या इसमें कुछ लापरवाहियां भी संस्थानों की सामने आती हैं, इन सभी चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा और खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट अजय कुमार जैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी कार्यक्रम में है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी प्रसन्ना के खमेसरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। मैं जरा सबसे पहले शुरुआत प्रसन्ना सर आपसे ही कर रहा हूँ। जिस तरीके की ये तस्वीरें, जिस तरीके का ये माहौल इस वक्त बना हुआ है राजधानी के अंदर, कई बार चाहे मुख्यमंत्री को फ़ोन के जरिए धमकी भरा फ़ोन कॉल आना, डिप्टी सीएम को धमकी भरा फ़ोन कॉल आना, इससे पहले स्कूलों को बम ब्लास्ट करने की धमकी देना, एयरपोर्ट को जो है उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी देना, इस सब के मायने क्या है? और अभी हाल ही में जब ये मामला सामने आया है, इनको आपस में जोड़ करके देखना कितना सही है और इसके पीछे की कोई प्लानिंग डिकोड कर रहे हैं सर? शुभन जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार, डिस्टिंग्विश पैनल को भी। सबसे पहली बात यह है कि ऐसी जब भी कोई धमकी आती है और मेल के थ्रू आए या टेलीफोन के थ्रू आए, तो हमें इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, चाहे वो बाद में गलत साबित हो।
ऐसे कितने इंस्टांसेस ऐसे सामने आते हैं कि ऐसी धमकियां बाद में गलत साबित होती है, जैसे अपने रिसेंट इंस्टांसेस भी आपने देखे होंगे। लेकिन इसके बावजूद हमें हर एक केस को इंडिविजुअली बहुत ही सीरियसली लेना होगा, क्योंकि इसमें पीछे 10 गलत के बीच में एक सही भी धमकी आ सकती है, तो हमें उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो एक अधिकतर केसेस में, जैसे आपने भी पाया होगा, हम भी देखते हैं कि कुछ ऐसे ही कुछ लोग कॉल कर देते हैं, जो बाद में जब पता लगता है कि सब इसने तो इस लड़के ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और डेफिनेटली इस तरीके से भी लापरवाहियां और ये लोग बदमाशी शैतानी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से टेररिस्ट नेटवर्क जो हैं सर ये वो इस सुरक्षा में तरीके बहुत से बड़ी सेंध है, और अगर हाँ, ये मैं कोई कह रहा हूँ, मजाकिया तौर पर या बहुत ही इस सक्रिय, इंटेंशन से ही करता है, तो सक्रिय इतनी मैं हिम्मत यही कैसे बन रही है सर? हाँ। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि जब टेररिज्म नेटवर्क भी इसी तरीके का काम करता है, और कोई भी एक्ट करने के पहले इस तरीके की धमकियां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देना भी काफी पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि इस तरीके की धमकी दी जाती है। तो हमें इसको बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। और जो राजस्थान में पुराने इंस्टांसेस है, क्योंकि यहाँ पूर्व में काफी घटनाएं हुई है, तो उसको देखते हुए तो हमें और डबली इंश्योर करना पड़ेगा कि हर चीज जो भी हमारे पास आती है, जैसे आज के पर्टिकुलरली केस में जो जिस तरीके से थ्रेटनिंग आई थी, ठीक है। और उसको इमीडिएटली पुलिस ने जाके और सब चेक कर लिया। ये बात सही है कि पुलिस हमेशा हर जगह टाइमली चेक करती है, लेकिन बहुत सीरियस किस्म की धमकी ये डेफिनेटली थी, और टेररिस्ट नेटवर्क की एक ये बहुत बड़ी चाल है। ठीक है, मैं सर वापस आता हूँ, और इसमें हम कहाँ लापरवाही भी कर रहे हैं उस पर भी ज़रा बात करेंगे, जिससे हमें आगे सीख लेने की ज़रूरत पड़े। अनुज सर को मैं ज़रा जोड़ रहा हूँ। अनुज सर, इसमें हम देख रहे हैं कि बॉर्डर के पास का लगता हुआ ये पूरा जो है राजस्थान की सीमाएं जो है पाकिस्तान से लगती हुई हैं, तो ऐसे में हमें और भी ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। छोटी छोटी अगर थ्रेट भी मिलती हैं, उनको हमें बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इससे पहले जैसा जिक्र भी हो रहा था कि भाई एयरपोर्ट पर भी धमकी भरे ऐसे कॉल आते हैं, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम डिप्टी सीएम तक को धमकी। अच्छा देखिए, आप हाल ही में जो डिप्टी सीएम को धमकी मिली, तो उसलिए किस लिए धमकी दी कि वहां पर जेल के अंदर उस कैदी के ऊपर कर्ज ज़्यादा हो गया था, पैसे उसको देने थे, तो इसलिए जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट होना था। तो इस मानसिकता की अगर प्रवृत्ति रहेगी, कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, इस डर को सोचे समझे बिना कि भाई अगर आप इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री को या उप मुख्यमंत्री को, तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? तो ये जो है ये खौफ की कमी है, डर की कमी है। हाँ बिल्कुल शुभेंदु, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास कितने भी नियम बने हुए हों, कायदे कानून बने हुए हों, अगर आप उनको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं और एक उसका खास एग्जाम्पलरी उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतनी आसानी से इस चीज को हम लोग कवर कर पाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो धमकियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपको इसका पता पड़ना चाहिए कि ये धमकी कहां से आई थी, कहां से मेल ओरिजिनेट हुआ, कैसे, किसने दिया, और फिर उसका स्पेसिमेन बनाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप देखिए कुछ दिन पहले जो ब्लास्ट के आरोपी थे उन तक को आपने छोड़ दिया, तो इससे एक इनकरेक्ट मैसेज जो है वो जाता है कि यू कैन डू व्हाट यू लाइक एंड गेट अवे विद इट। तो ये जब तक ये इस मैसेज को सब बंद करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, उन बॉर्डर एरियाज पे आपको खास तौर पे अपने जो सर्वेलांस है और जो आपके जो इंटेलिजेंस के जो तरीके हैं, उनको ज्यादा इफेक्टिव करने की आवश्यकता होती है। उसकी वजह ये होती है कि बॉर्डर एरियाज में आफ्टर ऑल जो बॉर्डर के इस तरफ हैं और उस तरफ हैं, वो आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। कुछ वर्षों पहले तक एक ही परिवार शायद थे वो, तो उनको आपस में मिंगल होकर के और पाकिस्तान की शहर पर कोई कार्रवाई करने के लिए उनको आसान टारगेट वहां पर मिल जाता है, वहां की जो पॉपुलेशन है। इसलिए क्या होना चाहिए कि वहां पर एक आपका एक इंटेलिजेंस ग्रिड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, हाँ इंटेलिजेंस ग्रिड है, लेकिन वो इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो आपकी मैन पावर है वहां पर, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपके पास उसकी आनी चाहिए, वो कोलेज होनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि इसमें आपको एक टेक्नोलॉजी का इसके अंदर समावेश करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हो रहा है।
फिर भी तो ये समावेश हो रहा है टेक्नोलॉजी का, उससे हम किसी भी प्रकार की अनयूजुअल अच्छा, एक चीज अनूप सर और भी नजर आती है कि डायरेक्ट वॉर इंडिया के साथ अब पाकिस्तान की वो कंडीशन है नहीं कि डायरेक्ट वॉर लड़ सके, तो इसी तरीके से छोटे छोटे ये तरीके हैं जिससे वो इंडिया के अंदर इंबैलेंस करना चाहता है, डराना चाहता है, खौफ बनाना। ये एक सेंटेंस मेरे को बोलने की इजाजत दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि जब भारतवर्ष से वो लड़ाई किसी भी लड़ाई में जीत नहीं पाए हैं, तब उन्होंने ये जो सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की, और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और हमें ये बात के मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ कश्मीर है। पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है किसी भी प्रकार से, और इसीलिए वो कोई भी अवसर ऐसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जिससे कि भारत के किसी भी हिस्से में गड़बड़ी वो फैला सकें और वहां पर हालात को बिगाड़ सकें। आप चाहे यहां देख लें, और अब बांग्लादेश की मदद से जिस प्रकार से उन्होंने वो वहां पर अपने हाथ पांव फैलाना शुरू उन्होंने कर दिया है, तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने बॉर्डर एरियाज में ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, और ये जागरूकता एजेंसी से को जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक वहां के लोगों की जागरूकता है। लोगों को पता पड़ेगा कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है तो उसको एक तरीके से मॉनिटर करना, उसको समझना, और कोई अनयूजुअल बात होती है उसको सही अथॉरिटीज के पास पहुंचाना, और वो एटीट्यूड कि भाई हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या हमारा क्या जा रहा है, उस एटीट्यूड के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन उसी सांस में मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ आज काफी इफेक्टिव सिस्टम्स हैं, और वही वजह है कि 2008 के बाद से आज तक कोई मेजर कार्रवाई, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाई है। थ्रेट्स आ रही हैं, वो एक पैन इंडिया फिनोमेना है, पूरे हिंदुस्तान में थ्रेट्स आ रही हैं बॉम्ब। उसका भी एक वजह होती है कि आप ये भी एक तरीका है भारत को चोट पहुंचाने का। एक कार्रवाई आप देखिए, आज कार्रवाई हुई वहां पे 5 घंटे के लिए कलेक्ट्रेट में कोई काम नहीं हुआ, सारे लोग दहशत में रह गए। तो कई प्रकार की एम्स हैं उनके, आतंक फैलाना, लोगों में डर पैदा करना, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को अनावश्यक रूप से एक्टिवेट करवाना। तो ये तमाम चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें आवश्यकता है कि एक अपना जो इंफॉर्मेशन जो सेटअप है उसको बहुत ज्यादा प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करने की आवश्यकता है, मॉडर्नाइज करने की पुलिस फोर्सेस को आवश्यकता है, जो कि हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ और तेजी के साथ करने की हो सकता है मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल, और वेल इक्विप्ड होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने जो बैठा है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और उससे ज़्यादा हमें एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, तभी हम उनको रोक पाएंगे। मैं इसमें अजय सर को भी जोड़ रहा हूँ। अजय कुमार जी, एक चीज़ और हमने ये देखा कि जो जेल के अंदर बैठ करके भी इस तरीके के काम करते हैं, अच्छा उनकी मंशा यही है कि 20 बार अगर थ्रेट दी, 19 बार लगातार जो है वो फेक जो है वो जानकारी थी, लेकिन एक बार अगर उन्होंने गलती से भी, और हमने जहां लाइट लिया वहां पर वो जो है उनको एक मौका मिल सकता है। लेकिन इसमें कैसे किसी की इतनी हिम्मत होती है, हम पहले के रेफरेंसेस भी ले रहे हैं कि जेल में बैठ करके कोई इस तरीके की घटनाएं, फेक कॉल कर देना, मजाक में कर देना, या किसी और वजह से इस तरीके का अफवाह बनाना, ये क्यों, इसको लेकर के नियम कायदे कानून क्या हैं? क्या इतने लचीले हैं, इतने ढीले हैं कि उनके खिलाफ सख्त रूप से एक्शन नहीं ले पाते हमारा सिस्टम, या फिर उनको कोई डर ही नहीं है, उनको कोई खौफ ही नहीं है? नियम और कायदे बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और ये कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो नियम और कानून है और देशों के मुकाबले ज़्यादा सख्त हैं। परंतु बात नियम और कायदों की नहीं है, बात भ्रष्ट और मिली हुई व्यवस्था की। जेल पर जेल अधिकारियों की सहमति के बिना किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं हो सकता, न वहां से निरंतर धमकियां दी जा सकती हैं। और उसके बाद 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, हालांकि हटाना तो सबसे पहले डीजी जेल को चाहिए था, जिनका नियंत्रण नहीं था। जयपुर के कलेक्टर को ऑफिशियल ईमेल पर सुबह 7:57 पर धमकी आ जाती है, और प्रशासन सोता रहता है। 11-12 बजे तक किसी को खबर ही नहीं होती कि ऑफिशियल ईमेल पर इस तरह की धमकी आ जाती है। तो जिम्मेदारी किसकी है? ये कानून की, कानून बनाने वालों की, या लागू करने वाली हमारी प्रशासनिक एजेंसी से? सब बात कर रहे हैं, पर उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, उन ऑफिशियल्स पर अब तक क्या कार्रवाई की जो सोते रहे,
7:57 पर ईमेल आने के बाद जिनकी जिम्मेदारी है कि 24 घंटे जागृत रहे, कहीं भी कोई इमरजेंसी आए, कहीं भी कोई आए। एक अगर 7:57 पर ईमेल आ गया था तो और इमीडिएटली खबर कर दी गई होती तो शायद जो दिन भर केओस मचा वो नहीं मचता। और मुझे लगता है कि जो लोग सरकार को या जो लोग आतंकी गतिविधियां करना चाहते हैं, जिसको तो अब दंडनीय बना दिया गया है बीएनएस में भी, वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान का प्रशासन कितना जागरूक है और कितना है कानून लगता है, या ये कितने भ्रष्ट हैं और कितने लचीले हैं जिसमें आसानी से इनमें दखल कर दिया जाए। नमूना सबसे बड़ा सामने है, 2008 में जबरदस्त बम ब्लास्ट हुआ, लाखों यानी 71 लोग मारे गए और कितने ही परिवार प्रभावित हुए। और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, सारे के सारे मुलजिम दोष मुक्त कर दिए गए हैं। ये हमारा प्रशासन है, ये हमारी कानून व्यवस्था अच्छा है। अजय सर, एक चीज ये जो फर्जी केसेस सामने आ रहे हैं, ये जो थ्रेट के लिए जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, ये क्या ये हमारे लिए एक तरीके से मॉक ड्रिल के तौर पर है? हमें एक रियल टाइम में कितना जल्दी हमें रिस्पांस करना है, हमें क्या एक्शन लेना है, ये बताता है कि हम कितने तैयार हैं। ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं वो आतंकवादी जो भविष्य में बड़ी घटना कर सकते हैं। हाँ। वो टेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हम कितने जागरूक हैं, हमारी सरकार कितनी अलर्ट है, हमारा प्रशासन का रेस्पॉन्स टाइम क्या है। अगर जब एक थ्रेड देने के बाद भी 12 बजे तक नींद नहीं उड़ती, तो मान लीजिए कभी वास्तव में कोई लगा दिया गया है तो हमारी कितनी तैयारी होगी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही टेस्ट वो किया जा रहा है। बार बार अभी खमेसरा साहब ने कहा कि पुलिस ने इमीडिएटली रिएक्ट किया, प्रशासन सोता रहा, 4 घंटे बाद रिएक्ट किया। और 4 घंटा किसी भी बड़ी घटना के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम है। तो जिम्मेदार है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ अपने ऊपर के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के हाजिरी भरने के लिए लगे हुए हैं, या जयपुर की जनता की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ठीक है, और ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इतनी बड़ी लापरवाही ये नहीं होनी चाहिए। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें बहुत बारीकी से और बहुत सूझबूझ के साथ अब आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। जरा सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ये लगातार जो थ्रेट मिल रहे हैं, धमकी भरे फ़ोन कॉल हो, ईमेल हो, इसके पीछे आपको कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है? ये कुछ हमारे पड़ोसी देश के कुछ खींच है इसमें दिखाई देती है, या कोई और वजह? इसके पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया आपके शो पे मेरे को दावत देने के लिए। देखिए, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि ये इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान की इसमें कहीं ना कहीं इसमें हाथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे दिख रहा है। और वो टाइम टू टाइम टेस्ट करते हैं कि हम लोग कितने अलर्ट हैं, हम लोग कितने जागे हुए हैं। और ये धमकी भरे अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं मैं, ये ईमेल डीसी ऑफिस में आया, ठीक है, 7:58 AM सुबह को आया ये, और दोपहर को तक ये ईमेल चेक नहीं हुआ था। कई बार मैं ये बात कहता हूँ साफ भाषा में, सरल भाषा में, ताकि हर कोई समझ जाए। ये ट्विटर अकाउंट सबके पास में है, बहुत लोग ट्वीट करते हैं। अक्सर हम लोग टैग कर देते हैं ट्वीट में, या किसी को टैग करते हैं, जैसे कि आपके चैनल को किया, आपको किया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक बार टैग करके ट्वीट भी गई थी किसी पुलिस को, और उम्मीद नहीं थी कि वो पुलिस जवाब देगी। पुलिस ने फटाफट ट्वीट रिप्लाई भी किया ट्वीट का, और एक जवाबी कार्रवाई भी करी उसके ऊपर कि भाई कुछ छानबीन हो और कार्रवाई हो, और जो भी शिकायत थी, जो भी ग्राउंड था, जो भी रिड्रेसल था, वो पकड़ा गया उसमें कि भाई ऐसे बात हुई। सिमिलरली कोई किसी भी धमकी को, चाहे मदाहिया कोई मजाक कर रहा हो, कोई बच्चा मजाक कर रहा हो। अक्सर दिल्ली में भी हमने देखा कि स्कूल में ईमेल आती है कि आपके स्कूल में बम की धमकी है, ये है, वो है। ऐसे यहाँ पे डीसी ऑफिस को भी टाइम दे रखा था कि इस टाइम तक खाली कर दी जाए ऑफिस। और तो किसी भी धमकी को हमेशा हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है कि भाई अगर क्या पता अगर मजाक कर रहा हो कोई, लेकिन अगर हमने मजाक के तौर पे लिया और सीरियसली नहीं लिया, कोई दुर्घटना हो जाए, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, तो फिर ये बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है बिल्कुल कि भाई ऐसा हो जाए कहीं पे। तो दे से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई दुर्घटना से या तो देर भली या तो सावधानी भली है, दोनों। तो इसको मैं देख रहा हूं कि हमको भी एज अ कॉमन सिटीजन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केवल सैनिक की, फौजी की या पुलिस की नहीं है।
सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम सब की है, आम नागरिक की है। हाँ। अपने कान, नाक, आंख खुली छोड़े रखें, और कहीं पे भी किसी पे भी शक हो तो फटाफट फौरन इस पे कार्रवाई अमल करें। इसको हमें नहीं, इस पे ढील नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। ठीक है, लेकिन ये अनुज सर को मैं वापस से जोड़ रहा हूँ। अनुज सर, एक चीज़ ये कि ये जो मजाक है, ये हिम्मत कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, और कोई मजाक ऐसा कैसे कर सकता है? देखिए शुभेंदु, ये मजाक नहीं है, यही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा था। उनका मकसद है कि एक मैसेज भेजना, मैसेज क्राउड में भेजना, मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना, मैसेज सिक्योरिटी एजेंसीज को भेजना, मैसेज देश को भेजना कि हम इस ये थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इस मैसेज के कारण ही आप देखेंगे कि कलेक्ट्रेट का 5 घंटे काम बंद रहा। उनका मकसद हल हो गया। उसमें लोगों के दिल में दहशत फैल गई, उनका मकसद हल हो गया। लोगों को यह पता लगने लग गया, हम बहस कर रहे हैं इस बात पे आपके चैनल पे कि 8 बजे आप मैसेज भेजेंगे और 12 बजे तक उस पर कोई असर नहीं होगा, उनका मकसद हल हो गया। तो ये तमाम बातें क्या होती हैं कि वो इसलिए टेररिस्ट की सेल्स हैं, वो इसलिए इन कार्रवाइयों को करती हैं कि वो ये इसका किस कार से इसके ऊपर एक्शन होएगा उसको असेस कर सके। आप देखें, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो स्लीपर सेल्स होते हैं, पाकिस्तानी एजेंसीज के स्लीपर सेल्स पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। स्लीपर सेल्स वो हैं जो कि आम लोगों की तरह आम जनमानस में मिले जुले होते हैं, लेकिन वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ या जो डिस्ट्रक्टिव एजेंसीज हैं उनके साथ, और कभी भी वो स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी स्लीपर सेल्स हैं जो कि लगातार इन चीजों को मॉनिटर कर रही हैं, समाज के बीच में बैठ करके उसको देख रही हैं और उसको मॉनिटर करके देख रही हैं, और फिर वो बताती हैं कि भाई अब समय है, आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है कि लगातार इस प्रकार के कॉल्स आ रहे हैं, हालांकि होक्स हैं, ये कॉल्स इसीलिए आ रहे हैं कि उनको ये पता है कहीं ना कहीं कि कॉल्स कर रहे हैं, डिस्टरबेंस उन्होंने कर दिया, गड़बड़ी फैला दी, और वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि जिसने एसएमएस हॉस्पिटल में 25 फरवरी को कॉल किया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि जो 150 कॉल्स आई हैं उनके खिलाफ कोई ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन लिया गया है जिससे कि लोगों में अगली बार ये काम न करने की, यही मैं कह रहा था कि आज की परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गुड ग्रुप ऐसे बन गए हैं जो कि वो इस बात से कन्विंस हो रहे हैं कि दे कैन डू व्हाट दे लाइक एंड गेट अवे विद इट। जब तक वो भावना उनके अंदर से नहीं निकाली जाएगी, तब तक मुझे लगता है इस प्रकार के ये आते रहेंगे। और दूसरी बात जो है वो बार बार मैं कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान का मकसद सिर्फ यही है कि गड़बड़ी, चाहे वो एक दिन के लिए गड़बड़ी हो, चाहे वो आपने 100 फ्लाइट्स के लिए मैसेज दे दिया कि बम फोड़ने वाला, सारा सिस्टम हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। कितना आपको नुकसान हो रहा है, कितना आपको परेशानी हो रही है, कितने आपके मुसाफिरों को परेशानी, तो ये तमाम चीजें भी उनको छोटी छोटी विक्ट्रीज की तरह से उनको नजर आती हैं। और ये पूरा एक ओवरऑल सिस्टम उन्होंने एनवायरनमेंट इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है जिसके मार्फत वो यहां पर प्रयास करते हैं कि आपके जगह आपके देश में यहाँ। ठीक है, यस शुभेंदु। ठीक है। मैं इसमें अली शाह सर को भी जोड़ रहा हूं। अली शाह सर, एक चीज बताइए कि ये खास करके गुलाबी नगरी को टारगेट करने की क्या कोई इसके पीछे प्लानिंग है? लग रहा है कि इसको इस नजरिए से देखना चाहिए। ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर भी ऐसे कई केसेस सामने आए, जैसा दिल्ली का भी रेफरेंस दिया था कि दिल्ली में भी ऐसे थ्रेट कॉल मिल रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जयपुर को टारगेट करना, इसके पीछे की कोई कनेक्शन? जी देखिए, 13 मई 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जयपुर के अंदर, और तब उस टाइम पे टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि फिरोज खान नाम का टेररिस्ट था जिसके जो इन्वॉल्व था कॉन्स्पिरेसी सीरियल ब्लास्ट के अंदर जयपुर के अंदर। और फिर ये वो अरेस्ट हो गया था, रतलाम पुलिस ने इसको अरेस्ट किया था, एनआईए की टीम भेजी गई थी जो कॉन्टिन्यूसली इंट्रोगेट कर रही थी उसको। और तो कुछ ऐसे मामले आए हैं सामने कि जो यहां जैसे कि 2008 कितना टाइम हो गया है इसको, तो हो गए 17-18 साल तकरीबन, मान लीजिए आप। तो ऐसी हमको, तभी मैंने बोला हर एक जगह पे सावधान रहना पड़ेगा, हर एक जगह पे, क्योंकि केवल बॉर्डर पे ही नहीं, एक सैनिक या सिपाही या फौजी
लड़ेगा ना, ये कहीं पे भी ये उग्रवादी इतने और वैसे भी अब तो ये लड़ाई बदल गई है, अब ये बॉर्डर वाली लड़ाई तो रही नहीं है, ये इंटरनल फोर्सेस। हाँ बिल्कुल, तो वही मेरा कहने का मतलब था कि केवल बॉर्डर पे जो सैनिक है वही नहीं, जो आम सिविलियन महफूज अपने आप को समझ के बैठे हैं कि जयपुर तो बहुत महफूज पिंक सिटी है, वहां पे सवाई मान सिंह स्टेडियम है, वहां पर आईपीएल मैचेस होते हैं, वहां पर तो टोंक रोड बहुत ही अच्छी जगह है बहुत जयपुर अगर देखा जाए तो। अगर ऐसी जगह पे ऐसे सीरियल ब्लास्ट 2008 में हुए थे, ऐसी जगह पे अगर टारगेट करना क्या मकसद हो सकता है इनका? तो मकसद तो समझ होता है टाइम टू टाइम, ये नहीं कि भाई केवल जो तंधार में है जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे केवल हमारी पलटन थी वहां पर, इसलिए मैं उसका नाम लिया, तो कि या कोई अगर बॉर्डर पे है वहीं पे होगा, लेकिन कहीं पे भी ये महफूज से महफूज जगह में, भाई दिल्ली में हमने देखा है, बंबई में हमने देखा है, बंबई में 26/11 हुआ था, तो कहीं पे भी कोई भी जगह उतनी महफूज है, उतनी सेफ है जहां तक उसके नागरिक अलर्ट रहेंगे। अगर नागरिक और फोकस इसलिए भी कि भाई राजधानी है, बड़े इवेंट यहाँ पर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा टारगेट भी किया जा रहा है। लेकिन अब मैं जरा प्रसन्ना सर को जोड़ रहा हूँ। प्रसन्ना सर, एक चीज़ और बताइए थोड़ा सा इसके बारे में कि अब हमें अपने सिस्टम को रिहर्स करने की ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है कि भाई आपको रियल टाइम के अंदर कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर कहीं आता है ये जैसे लापरवाही इसमें हुई, जो हमसे चूक हुई है, ये आगे कम से कम ना हो। शुभन जी, एकदम सही बात है। आज कहीं ना कहीं थोड़ा चूक भी रहा है प्रशासनिक लेवल पे, पुलिस को सूचना देने में काफ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं चूक रही है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। दूसरा, जयपुर जैसा आपने कहा कि यहाँ जयपुर सेंट्रल ऐसी धमकियाँ कुछ ज़्यादा आ रही है। जयपुर इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और पहले यहाँ काफ़ी घटनाएं हो चुकी है, यहाँ कुछ लिंक्स भी टेररिस्ट के मिले हैं, तो इस पे और डबल सावधानी से काम करने की जरूरत है। लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपने जिस बात को भी हाईलाइट किया है, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि पहले ऐसी घटनाएं अमूमन काफ़ी ज़्यादा भारत में हुआ करती है। जयपुर के भी आप लास्ट देख लें, पहले भी देख लीजिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क, पुलिस ने और पूरे हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उन्होंने बहुत ही अच्छा नेटवर्क तैयार किया है और मेरे ख्याल से अधिकतर जगह इसको कंट्रोल भी किया है। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है कि घटनाओं में बहुत कमी हुई, लेकिन उसके बावजूद हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। इसको इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में हमें देखना होगा। आज हम ये सोचते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, नहीं है, वो चीज सारी, आज हमारे पास सारी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बाहर हम ये मानते हैं यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हुआ करती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे पास्ट में, तो वहाँ 9/11 भी हुआ है। वहाँ कनिष्क विमान कांड, कनाडा से जो हमारा विमान जा रहा था, उसकी कहीं ना कहीं लोगों के पास में सूचनाएं फ्लॉट भी हुई है, लेकिन उस पे इंटेलिजेंस चूक वहाँ की पुलिस के द्वारा की गई और उनको नहीं पकड़ा गया, जिसकी वजह से काफी लोगों की, हमारे हिंदुस्तानियों की और बाहर के लोगों, और हमें इन्हीं घटनाओं से सीख भी लेनी है, हमें सुधार करना है। और इसीलिए आज जो गलतियां हुई हैं उससे भी आप देख लीजिए, टेररिस्ट घटनाएं इसी पैटर्न पे होती है। ये हमें सीख देती हैं, ये हमें सीख देती हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो कमियां है उसको थोड़ा सा सुधारा जा सके और इस घटना से सबक लेकर के हम कम से कम आगे की तैयारी कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बम धमाकों के जो थ्रेट मिल रहे हैं उसके पीछे की तस्वीर क्या है, उसका कनेक्शन क्या निकल रहा है और इसका इंपैक्ट क्या नजर आएगा, कैसे उससे बचा जाए, ये सब हमने जाना। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।